Hello students, today we will discuss about the standard hydrogen electrode and Nernst equation of electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बेसिक्स बता दिए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो वो जरूर देख लें ताकि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं. जो रेडॉक्स वाला चैप्टर है, जो बच्चे अच्छा करना चाह रहे हैं और अच्छा, तो रेडॉक्स वाला जो चैप्टर है क्लास 11th का, उस रेडॉक्स वाले चैप्टर को आप जरूर अच्छे से पढ़ लें, समझ लें. तो हम बात कर रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी लिखते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या लिखते हैं NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम है इसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या दूसरा नाम क्या बताया मैंने, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है. रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम किसको बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम उसको बोलते हैं जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से हमें पता हो, एंड विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर आपके पास कोई भी अननोन एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड है, जैसे टीचर ने आपको दे दिया कि ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, या जिंक का इलेक्ट्रोड है, या सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, या निकल का इलेक्ट्रोड है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड आपको दे दिया और बोला कि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे. उस सेल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से पता है आपको. सेल की ईएमएफ निकाल लेंगे आप वोल्ट मीटर से, तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगी. फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो तीन में से दो वैल्यूज आपको पता है. तो आपको पता है ये फॉर्मूला हमने किया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड और एनोड. और ये फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने आपको बताया था कि वी ऑलवेज यूज द रिडक्शन पोटेंशियल. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्या हुआ, सबसे पहले मैं यूज ही बता रहा हूँ, फिर उसके बारे में कि एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है. तो एप्लीकेशन मैंने क्या बताया, इट इज यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड. किसी भी एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं. तो किसके लिए यूज होता है, used to calculate electrode potential of any experimental electrode. तो आपसे पूछ लेते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये बेसिक है आपके सिलेबस में जो है. कैलोमल इलेक्ट्रोड है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड. जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से पता है उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं. और ये किसमें यूज होता है मैंने आपको बताया. अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, उसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं. इसको आपको समझना है तो अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा. ये ग्लास का कंटेनर ले लिया हमने, दिस इज ग्लास कंटेनर. ये ग्लास का कंटेनर हमने लिया, इसमें हमने एक इन्वर्टेड गैस जार को रख दिया. ये गैस जार को इन्वर्ट करके रख दिया एक तरह से, ये समझ लीजिए आप. यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे एट 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन. यहाँ पे लिया हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन. यहाँ हम एक कनेक्टिंग वायर इंसर्ट करते हैं और जिसके एंड पे प्लेटिनम की कोटिंग बनी हुई होती है. तो ये प्लेटिनम आपके पास है जो कि इलेक्ट्रोड की तरह से यहाँ बिहेव कर रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह से. दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड हम उसको बोलते हैं जिसमें से सिर्फ करंट पास होता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो होता है विच इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, जिसमें खुद में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, तो उसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं. तो ये प्लेटिनम यहाँ पे, तो ये हमने कॉपर की वायर ले ली और इसके एंड पे प्लेटिनम की कोटिंग कर दी. ये कनेक्टिंग वायर यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको जिस भी सेल के साथ, इसको जिसमें जब भी जिस भी इलेक्ट्रोड के साथ मिलकर इसकी सेल बनाएंगे तो कनेक्ट कर देंगे.
तो ये 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया हमने, जो आपकी मेन समझने की बात है। ग्लास का कंटेनर हो गया, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बोलते कैसे हैं हम? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, व्हेन हाइड्रोजन गैस, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर इज पास थ्रू 1 मोलर HCl सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड ग्लास कंटेनर, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई रिपीट, बहुत ही सिंपल है, देखिए। व्हेन हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर इज पास थ्रू 1 मोलर HCl सॉल्यूशन यूजिंग platinum electrode and glass container is called standard hydrogen electrode। क्या बोलते हैं इसको हम? standard hydrogen electrode। so when hydrogen gas at 1 bar pressure is passed through 1 molar HCl solution using platinum electrode and glass container, क्या बोलेंगे इसको हम? इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसकी हम ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगी? 0। तो रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगी? 0। तो ये आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है? 0 है। तो आई होप कि ये आपको इसके बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको क्लियर हो गया इसमें। वो है नर्स्ट इक्वेशन, और ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं नॉर्मली। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नर्स्ट इक्वेशन पे आता है, जैसा कि हमने देखा है नॉर्मली। तो हम बात कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन एक रिलेशन देखता है। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक रिलेशन है। इट इज ए रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड ईएमएफ। अगर सेल है तो ईएमएफ, और अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। सो इट इज ए रिलेशन, इक्वेशन विच गिव्स relation between concentration and EMF। मैंने आपको बताया कि अगर सेल है तो EMF बोलेंगे, और अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो रिलेशन, नर्स्ट इक्वेशन इज द इक्वेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ, तो उसको हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो दो तरह की नर्स्ट इक्वेशन आपको आनी चाहिए, एक तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए और एक सेल के लिए। तो पहले सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रोड, आपने कोई भी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन ले ली, कोई एक्चुअल भी ले सकते हैं, हाइपोथेटिकल, जैसे मैं हाइपोथेटिकल एज्यूम करके ले लेता हूं। लेट रिएक्शन एट एनी इलेक्ट्रोड इज, एक इलेक्ट्रोड हमने लिया है, उसके ऊपर रिएक्शन ये हो रही है Mn पॉजिटिव प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू m। ये इसका मतलब सॉलिड हो गया। Mn पॉजिटिव, इस पे +1 है, +2 है, +3 जो भी चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, और ये रिडक्शन रिएक्शन हमने शो की है। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन आप ऐसे लिखते हैं, देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, आपको पता है दिस इज बाउंड्री लाइन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हमने लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT और NF, लो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। जब आप ऐसे लिखेंगे रिडक्शन के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट।
अगर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट में किसी को भी डाल देते हैं तो वो मोलर कंसंट्रेशन होती है, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x होता तो ये x आ जाता, यहाँ y है मान लीजिए तो y आ जाता, तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो भी आ जाएगा साथ में इसकी पावर में, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन कब लेंगे आप, जब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होगा, और पॉजिटिव साइन कब लेंगे, जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। तो ये आप साइन के बारे में जरूर ध्यान रखें। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपने लिखा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। आई रिपीट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट तो नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस वाली बात में। अगर आपने लिखा रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट तो पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब पॉजिटिव तब आएगा जब यहाँ पे प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट तो नेगेटिव साइन। मोस्टली बुक्स में यहाँ नेगेटिव साइन आपको मिलेगा, तो आपको सजेशन यही है कि एक को ही आप याद रखें, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज कंसिडर्ड एज वन यूनिटी। आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है क्लास में। तो मोलर कंसंट्रेशन ये लिखते हुए ध्यान रखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज टेकन एज वन। तो आप देखिए ये प्योर सॉलिड है यहाँ पे ये, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लेंगे हम, ये इसकी नहीं, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है, इसको आप एक्वस लिख सकते हो AQ, ये सॉलिड है आपके पास। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या होगी बच्चों, फिर ये हो गई आपके पास, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT ओवर NF log 1 ओवर MN पॉजिटिव। ये लिख दिया आपने, ये लास्ट इक्वेशन आ गई सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। यहाँ पे देखिए आपको ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। जैसे मान लीजिए कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 आर क्या है यहाँ पे, वेयर मैं लिख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, आपको पता भी है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R is universal gas constant, T is the temperature in Kelvin, N is the number of electron lost or gained or exchanged, and F is a Faraday's constant। तो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, T is the temperature in Kelvin, और F क्या है बच्चों, फैराडेज कांस्टेंट। F इज द फैराडेज कांस्टेंट। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, फैराडेज कांस्टेंट होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है चार्ज इज इक्वल टू दिस 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulombs। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 96,485 coulombs and that is approximately considered as equal to 96,500 coulombs। और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे, that is Faraday's constant। So Faraday's constant क्या हुआ, the charge present on 1 mole of electron। तो जब भी आपके पास 96,500 कूलम या 1 फैराडे पास किया तो 96,500 कूलम हो गया। It means that is charge present on 1 mole of electron। और n मैंने आपको बताया, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे गेन हुए हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस हमने शो की है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज गेन और लॉस जो होता है वो है n आपके पास। अब देखिए आप
अगर टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन ले लें, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, आपको ध्यान देने की बात है, आर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट 96,500 कूलम। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें तो ये पूरी कैलकुलेशन में फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं उस केस में, और फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ये, फिर एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस ये पूरी कैलकुलेशन, ये 298 रखेंगे हम, ये 8.314 आर की वैल्यू, ये 298 और ये 96,500 कूलम, आर की वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो सिर्फ एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 0.0591 ओवर एन log 1 ओवर एम एन पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप एट कौन से टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर। सो आई दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखने के लिए कोई बोले, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, आपको पता है मल्टीपल चॉइस भी आते हैं अब क्वेश्चन, तो उसमें भी आ सकता है, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उन क्वेश्चंस को हम बाद में और डिस्कस करेंगे। तो ये नर्स्ट इक्वेशन ये लिख सकते हो या वो लिख सकते हो, तो ये आई होप सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन आपको। नाउ वी आर डूइंग नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन हम कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई भी सेल रिएक्शन मान ली, लेट ए सेल हैज रिएक्शन, एक सेल है उसकी ये रिएक्शन है, मान लीजिए ये, यहाँ पे एक्स वाई एम और एन क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, एक्स वाई एम और एन क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन ली है ताकि इक्विलिब्रियम का भी रिलेशन हम शो कर पाए। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जैसे आपने इलेक्ट्रोड के लिए लिखी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है ज्यादा। तो ई सेल, इसके लिए लिखते हैं आप ई सेल, आपको पता है एम ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, उसमें था ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें है ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log मोलर कंसंट्रेशन। एक बार फिर से वही कंसेप्ट लगेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, C और D प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेज कर देंगे उनको, डिवाइडेड बाय A और B क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेज कर देंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज गिवन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आपके पास आ गया। अब आपको क्लास 11th का अगर थोड़ा ध्यान हो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट raised to the power equal to their stoichiometric coefficient as given in the balanced chemical equation is called QC। QC बोलते हैं इसको हम, रिएक्शन क्वोशिएंट। तो QC क्या होता है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। दो टर्म आपने पढ़ी थी क्लास 11th में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, एक तो रिएक्शन क्वोशिएंट QC और एक KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। QC क्या होता है, ratio of molar concentration of product to the molar concentration of reactant raised to the power equal to their stoichiometric coefficient at point other than equilibrium point। और अगर यही चीज आप करें equilibrium point पे तो it becomes equilibrium constant, means ratio of molar concentration of product to the reactant raised to the power equal to their stoichiometric coefficient at equilibrium point is called equilibrium constant, at point other than equilibrium point it is called reaction quotient। तो QC आपके पास ये हो जाता है QC। तो मैं लिख भी देता हूं अलग से,
आप भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये क्यूसी हो गया आपके पास, जिसको हम रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं। तो ये आपके पास रिएक्शन क्वोशिएंट हो गया क्यूसी। तो यहाँ पे देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्यूसी। नॉर्मली क्वेश्चन क्या आ जाता है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर एनी सेल, ऐसे आ गया। ये आपको एक सेल रिएक्शन ही दे दी, उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखिए आप। ऐसा बहुत बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, 1 मार्कर क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। तो ई सेल इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं हम, ई नोट सेल माइनस 2.303 RT और NF। RT और NF फिर वही है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन एक्सचेंज, F फैराडेज कांस्टेंट, लो QC। तो ये हमने नर्स्ट इक्वेशन लिख दी किसी भी XYZ सेल के लिए। आप इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए आप एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल्स पर केल्विन। आर की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और एफ की वैल्यू आपको पता है 96,500 कूलम्स। एफ की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है। तो आर की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू। तो आपके पास फॉर्मूला जैसे सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए किया था उसी तरह से, जस्ट लाइक वी डू इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, ई सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 और N लो। अब ये पूरा R, T और F और 2.303 सब कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसमें, और कुछ नहीं, थोड़ी लंबी की वजह शॉर्ट हो जाती है। 0.059 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी आता है। लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जिसको हम लिखते हैं QC। तो ये आपके पास हो गया 298 केल्विन टेम्परेचर पे नर्स्ट इक्वेशन सेल के लिए, आप ये वाला लिख सकते हैं। अंडरस्टूड दिस। तो ये सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोड के लिए की थी। अब देखिए रिलेशन होता है, एक रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kc एंड EMF, स्टैंडर्ड EMF रादर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और EMF के बीच में रिलेशन हम कर रहे हैं, छोटा सा रिलेशन हम कर रहे हैं। देखिए ऊपर वाली उसको ही देखिए आप, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप, वो तो 298 पे एप्लीकेबल है, इसको देखिए आप। ये जो इक्वेशन आपके पास है यहाँ पे, ये अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बात कर लें, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट QC becomes equal to KC। QC किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, KC के इक्वल हो जाएगा। तो ये QC कन्वर्ट हो गया KC के इक्वल। और E सेल इज इक्वल टू 0। सेल कोई EMF प्रोड्यूस नहीं करेगी, बिकॉज इन एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बट E नॉट सेल इज नॉट इक्वल टू 0। E नॉट सेल की वैल्यू 0 नहीं होगी। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट QC इज इक्वल टू KC एट E सेल इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए, मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाती है, देखिए आप, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 0 रख दिया हमने इधर, 0 इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log QC की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ गया। तो इसको इधर लेके आइए आप, तो E नोट सेल किसके इक्वल हो गया, सो E नोट सेल इज इक्वल टू 2.303, इधर आगे प्लस का हो जाएगा ये RT ओवर NF log KC। तो ये आपके पास E नोट सेल की वैल्यू ये हो गई आपके पास, E नोट सेल। तो इस तरह से ये E नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड EMF एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और डेल्टा जी के साथ रिलेट कर रहे हैं।
तो डेल्टा जी का रिलेशन भी यहीं पे हम कर लेते हैं। इसको इधर लेके जाइए आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रीअरेंज कर दीजिए। एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग केस, ये लिख दिया हमने, नो प्रॉब्लम। इसको इधर लेके गए। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन, एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट, ई नॉट सेल आप जानते हैं स्टैंडर्ड EMF। अब देखो आपने 11th में ये पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है। तो यहां पे देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा जी लिख सकते हो। एन एफ ई नॉट सेल की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा जी नॉट। तो क्या हो जाएगा देखिए आप, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी, या आप लिख सकते हैं क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास एक और, which gives the relation between the delta Z node and equilibrium constant। तो ये फॉर्मूला हो गया relation between standard EMF and equilibrium constant, relation between delta Z node and equilibrium constant। ये हो गया आपके पास नर्स इक्वेशन फॉर द सेल। तो आई होप, और उससे पहले हमने किया नर्स इक्वेशन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको सारे इसमें क्लियर हो गए होंगे। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं नर्स इक्वेशन से रिलेटेड, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें एक टर्म और आती है जिसको हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, विच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में आपको, आप नोट कर लीजिए कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं एडिशन। तो हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है इसमें, कंसंट्रेशन सेल इज द सेल in which both electrodes are of same metal or same element। एनोड और कैथोड सेम एलिमेंट के होंगे। मींस जैसे आपने एनोड कॉपर का ले लिया तो कैथोड भी कॉपर का होगा। अगर एनोड वाली साइड में कॉपर सल्फेट है तो कैथोड वाली साइड में भी कॉपर सल्फेट होगा, बट डिफरेंस इज ऑफ कंसंट्रेशन। दोनों साइड में जो सॉल्यूशन होगा एनोड और कैथोड वाली साइड में, वो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। एंड बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस द सेल वर्क्स, and that is why it is called concentration cell। So cell which works due to the difference of the concentration and both the electrodes are of same element is called concentration cell। Cell in which both electrodes are of same element एंड वर्क्स, किसकी वजह से वर्क्स करती है, काम किसकी वजह से, वर्क्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। वर्क्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से काम कर रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई एम क्लियर अबाउट दिस कि कंसंट्रेशन सेल किसकी वजह से काम कर रही है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन। अब देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। हमने कॉपर की कंसंट्रेशन सेल बनानी है। वी हैव टेकन 2 कंटेनर्स, दोनों में कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, कॉपर की जगह जिंक ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं। ये भी कॉपर। अब आप देखिए एनोड भी कॉपर का हो गया आपके पास। मान लीजिए ये एनोड हमने ले लिया, बाय साइन कन्वेंशन आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट में कैथोड। बीच में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे दोनों कंटेनर्स को किससे ज्वाइन करेंगे, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज ये हो गया आपके पास, इसमें सॉल्ट है, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे वायर की हेल्प से। बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ये ऑन ऑफ बटन की हमने यूज कर दी। तो ये आपकी बन गई कंसंट्रेशन सेल। यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, से इट्स कंसंट्रेशन इज C1। यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एंड इट्स कंसंट्रेशन इज C2। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C2 है और यहाँ C1 है।
अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है देखिए आप, कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर +2 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों इसकी C1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे कॉपर 2 प्लस चेंजेस इनटू कॉपर, रिडक्शन हो रही है, और ये कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे C2। देखने में दोनों कॉपर ही है, नो डिफरेंस, लेकिन इस कॉपर सल्फेट की और इसकी डिफरेंस है कंसंट्रेशन का C1 और C2 है। तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिख ही सकते हैं, क्या आएगी। अगर नेट रिएक्शन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे आप, कॉपर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, कौन सी कंसंट्रेशन का है ये C2 का, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये कौन सी कंसंट्रेशन का C1 प्लस कॉपर। अब ये कॉपर सॉलिड है, ये भी आपको पता है सॉलिड है, तो प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन तो 1 मानी जाती है। तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखें बताओ अब आप। अब इसके लिए क्या होगा, ई नोट सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्यों ई नोट सेल की वैल्यू 0 आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड में कॉपर लिया है, तो कॉपर अगर आपके पास एलिमेंट है तो उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सेम होगी ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ तो सेम होगी। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इस कॉपर इलेक्ट्रोड की और इस कॉपर, दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, तो ई नोट सेल की वैल्यू भी क्या आएगी 0, बिकॉज ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये होता है ई नोट सेल। तो ई नोट सेल इसके लिए 0 है, ई सेल 0 नहीं है। तो क्या हो गया देखिए बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 2.303 RT और NF log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है देखो ध्यान से यहाँ, इसीलिए मैंने ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखी यहाँ पे। ये प्रोडक्ट है, इसको तो 1 लेंगे हम, इसको भी 1 लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन। तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो ये C1 हो गया प्रोडक्ट और C2 हो गया रिएक्टेंट। तो C1/C2 लिख दिया यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, जो C1 है, C1 की कंसंट्रेशन कम है C2 से, C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है C1 से। नॉर्मली ऐसा होता है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है दैट विल बिहेव एज एनोड। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आगे फर्दर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू -2.303 RT over NF log C1/C2। अब आपको माइनस पसंद नहीं है यहाँ पे, मान लीजिए कई लोगों को दे डोंट लाइक माइनस, नेगेटिव, तो आप प्लस कर लीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। 2.303 RT over NF log C2/C1। तो ई सेल इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास, तो ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT over NF log C2/C1। अगर आप इसको ऑब्वियसली एट 298 केल्विन टेम्परेचर लें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 और n log C2/C1। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पहले मेंशन किया कि दिस कंसंट्रेशन सेल इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द CBSE, लेकिन आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत इजी भी है और आपके काम आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आ जाती है, कई जगह पे आपके काम आती है। अब आज जो मैंने जो आपको बताया वो कंसंट्रेशन सेल के बारे में हमने बात की, हमने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात की, और फिर हमने रिलेशन किया ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, और डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन हमने किया। तो ये सारी, इससे पहले हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने बात की। ये सारे टॉपिक्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप सच में पढ़ना चाह रहे हैं, इन वीडियो से पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उसको ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से समझिए। एक वीडियो में हमारे पास फ्रीडम भी होती है कि हम दोबारा भी देख सकते हैं उसको। तो मुझे ऐसा कोई भी रीजन नहीं लगता कि अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर क्वेश्चंस भी हम इसके ऊपर, जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो आगे वीडियोस होंगे उनके अंदर। थैंक यू।